हॅलो, गुड इव्हनिंग टू एव्हरीवन. माझा आवाज येतोय का तुम्हा सर्वांना? Yes, you're audible. सर्वांना गुड इव्हनिंग. तुम्हा सर्वांचं आयुष्य स्वागत. नमस्ते. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिवंडी महानगर द्वारा आयोजित किए गए करियर गाइडर वेबिनार 2.0 में मैं नितांत जवनदास आप सभी का स्वागत करता हूँ। कोरोना जैसी महामारी के कारण सारी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के कारण सभी विद्यार्थियों में करियर के बारे में बहुत सारे संभव अवसर का निर्माण हो रहे हैं। करियर के बारे में निर्माण हुए प्रश्नों का जवाब और उनका योग्य रूप में समाधान देने हेतु एबीवीपी भिवंडी महानगर द्वारा पिछले 2 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 7 जून 2021 से लेकर 13 जून 2000 13 जून 2021 करियर गाइडेंस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। फिर एक बार इन सभी का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारा वेबिनार का यानी कि 5वां दिन है। आज का जो विषय है करियर अपॉर्चुनिटीज इन हेल्थ केयर सेक्टर। आज इस विषय पर मार्गदर्शन करने हेतु हमारे साथ डॉक्टर पुरुष आर जहांगीरी जो पुणे से हमारे साथ आज जुड़े हैं। होम टाउन उनका सूरत है। Also, he is a MBBS from DY Patel Medical College of Navi Mumbai. Currently doing a post graduation in ophthalmology with eye surgery at HV Desai Pune. माझा आवाज येत नाही का तुम्हाला? क्लियर येत नाही. हॅलो, Yes, yes. आवाज येतोय ना? हो हो. हा, सॉरी. मी परत सुरुवात करतो. आज आपल्यासोबत डॉक्टर कुरुस आर जहांगीरी आपल्यासोबत आज पुण्याहून आहेत. ते सध्या MBBS फ्रॉम DY पाटील मेडिकल कॉलेज ॲट नवी मुंबई and currently there is doing post graduation in ophthalmology, it means eye surgery at HV Desai Pune. He is also an ABVP NEC member at Medivision National Patrol currently. In the past held responsibilities like Medivision Konkan State Convener and Medivision National Co-Convener, and activate on the social media strategies for public precautions management. So, welcome, sir. हाँ जी, धन्यवाद. जी सर, धन्यवाद. सभी एक मिनट सर. सभी छात्रों से शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ. इसमें हाँ ध्यान जी. दीजिए, कार्यक्रम के बीच में कोई भी अनम्यूट करके प्रश्न न पूछे. पूछने के लिए सबको अंत में समय दिया जाएगा. कार्यक्रम के बीच में कोई भी अपनी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेगा. जिनको कोई भी प्रश्न होगा तो मैसेज में सेंड कर सकते हैं. अंत में वो प्रश्न का उचित जवाब आपको मिलेगा. मुझे आशा है कि आप सभी इन सूचनाओं का अनुपालन करेंगे. तो चलिए आज का वेबिनार हम शुरू करते हैं. हेलो सर, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर्वप्रथम तो एबीवीपी भिवंडी को धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया, आपके बीच आने का मौका दिया. जी सर, थैंक यू. सो सर, हाँ
आप भी यहाँ उपस्थित हुए सर। थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू है, तो सभी जन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इज माय बारिश की वजह से थोड़ा नेटवर्क इश्यू चल रहा है। हाँ, नो प्रॉब्लम, आप आगे बढ़िए। हाँ ठीक है वी सर। इंडियंस आर एक्सपर्ट्स एट एडजस्टिंग। यस सर, यस। सो सर, आप हुए पहले, हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन योर फील्ड एंड टेल समथिंग अबाउट योर जर्नी। आप आपके बारे में थोड़ा हमारे विद्यार्थियों को बताइए, आज के स्टूडेंट्स को। सर्वप्रथम तो एक डॉक्टर होना, ये फील्ड चूज करना वो काफी एक रिस्पॉन्सिबल चॉइस होता है। वो केवल एक कैरियर पाथ की तरह हम उसको उस दृष्टिकोण से केवल ना देख सकते हैं, बट एक एक्चुअल लिविंग बीइंग का वेल बीइंग आपके हाथों में होता है। तो नॉट ओनली टेक्स्ट बुक रिलेटेड नॉलेज, वो तो हर फील्ड में जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो एक्वायर करते ही है। बट साथ साथ में डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी, कम्युनिकेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, हर एस्पेक्ट हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने के लिए ज़रूरी होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एटीट्यूड टू सैक्रिफाइस, एटीट्यूड टू सर्व, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मीडिया में कुछ बातें चल सकती है या नहीं, लेकिन आप एक एक्चुअल मेडिको की लाइफ देखेंगे तो ऑलमोस्ट सुबह से लेकर के रात तक ड्यूटी रहती है। स्पेशली ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स, जब आप कॉलेज में होते हो, इंटर्नशिप के बाद जब आप रेसिडेंसी में होते हो, एंड इवन 24 आवर शिफ्ट्स रहती है या उससे ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलाइजेशन या फील्ड, व्हाट डिपार्टमेंट यू आर पोस्टेड इन, इमरजेंसी ड्यूटीज रहती है। तो यू कैन नेवर से नो टू अ पेशेंट। आपने कभी मे बी यू माइट हैव नॉट हैड योर लंच, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। कभी आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, लेकिन जो आपको ड्यूटी करनी है वो आपको पेशेंट को सर्व करना ही है, आप मना नहीं कर सकते हैं। तो एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फील्ड है, और आई थिंक आई एम एंजॉयिंग इट। यस सर। सो सर, हम अपने आज के सेशन को मतलब पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ जी। सब एक जानना है, व्हाट इज द हेल्थ केयर सेक्टर, और हेल्थ केयर सेक्टर क्या है, इसके बारे में सर आप थोड़ा शॉर्ट में सभी को बता सकते हैं क्या? बताइए। हेल्थ सेक्टर ओवरऑल उसमें आप देखेंगे तो हमारे ध्यान में क्लिनिक या हॉस्पिटल या डॉक्टर और पेशेंट्स आते हैं, बट इट इज नॉट ओनली अबाउट दैट। हेल्थ केयर डिलीवरी में राइट फ्रॉम प्रिवेंटिव हेल्थ का बहुत मेजर रोल है कि डिजीज प्रिवेंशन, केवल नॉट ओनली कि आप डिजीज हो गया और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट किया। इट मे बी इन इन्फेक्टिव डिजीजेस लाइक कोरोना, अदरवाइज ये वेक्टर बेस्ड डिजीजेस हो सकते हैं लाइक मलेरिया एंड अदर थिंग्स। तो राइट फ्रॉम पब्लिक डिलीवरी एडमिनिस्ट्रेशन उसका ये शुरू होता है। इट इज ऑल्सो अबाउट लाइफस्टाइल। जनरली, इन जनरल, हमारी आज के फास्ट लाइफ में हम जो ओवरऑल हमारे नेचुरल प्रोसेसेस है एंड द वे आवर बॉडी इज डिजाइन टू फंक्शन, उसको क्या हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि स्लीप डिप्राइवेशन होता है, खाना टाइम पे नहीं होता है, तो वैसे करके वी आर सॉर्ट ऑफ निग्लेक्टिंग आवर हेल्थ। तो वो इट बिगिंस फ्रॉम दैट, एंड उसका अवेयरनेस काउंसलिंग भी वो लेवल से शुरू होता है। आई गेस इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एंड हॉस्पिटल और अ क्लिनिक वुड बी द लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेकिन हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि यू नो एक व्यक्ति पेशेंट बन के वहां तक पहुंचे ही ना, वो कैसे दुरुस्त रह सके, उसका मेजर वो रहता है। एंड हेल्थ केयर डिलीवरी एज सच हॉस्पिटल्स तो है, बट उससे काफी बाकी अदर फील्ड्स जुड़े हुए हैं। फार्मेसी से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के, all sorts of allied sciences, core sciences, and even applied physics, technology, biochemistry,
इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ इट, उसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। यस सर, राइट। सो सर द नेक्स्ट वन इज हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है और फ्यूचर में इसका क्या स्कोप रहेगा हेल्थ केयर इंडस्ट्री का? हेल्थ केयर सेक्टर पहले से ही आप वर्ल्ड की भी कोई इकोनॉमी देखोगे तो एक मैं सवाल पूछता हूँ आपको, क्या लगता है कि व्हाट इज द सेक्टर विच एम्प्लॉयज द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड? यस, मैं आई तो थिंक मेडिकल सेक्टर ही रहेगा। हाँ, एग्जैक्टली, हेल्थ केयर। बिकॉज somebody might think कि it is manufacturing, it is service sector, it is agriculture, it is something else, but आप ओवरऑल कंपाइलेशन करें तो वर्ल्ड ओवर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं, एंड दैट इज अ वेरी स्टेडी सॉर्ट ऑफ फील्ड। उसमें उतार चढ़ाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती है इसमें, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोफेशन और अ कैरियर ओरिएंटेड field where you can choose your customers or you can target someone, marketing, ये सारा इसमें ये रोल नहीं है। it is more about awareness, it is more about service, it is more about what is right for your patients, and तो उस हिसाब से हेल्थ केयर इज एन एवरग्रीन, ये लोगों को स्वस्थ रखना वो आदिकाल से एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, शासन प्रशासन की भी और इवन जनरल पब्लिक की। यस सर, राइट। सभी को आवाज आ रहा है ना सर का? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नो सर, आ रहा है। ओके, तो हम अपने अगले इस पे जुड़ते हैं सर। बिल्कुल। ज्यादातर स्टूडेंट सर आजकल जो है वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है? हाउ टू गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड विच ऑफ द बुक शुड बी रेफर्ड एंड ऑन विच सब्जेक्ट टू फोकस मोर ऑन? देखिए, उसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे मैंने आगे बताया था, दैट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल चॉइस। तो अगर आपको ये प्रोफेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल चूज करना है तो वो इम्पल्सिव होके या यू नो इट शुड बी अ वेरी थॉटफुल सॉर्ट ऑफ डिसीजन। बाद में आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव दैट कन्विक्शन एंड विल पावर टू सॉर्ट ऑफ सर्व एंड डिलीवर। तो एक बार वंस यू आर डिसाइडेड अबाउट दैट, तो एज सच इफ यू आस्क अबाउट द मैकेनिकल प्रोसेस, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, अभी तो ऑल हेल्थ केयर रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए नीट इज द मेन स्टे। तो आपके 11th-12th के साथ ही आपको नीट प्रिपरेशन का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो एक कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो हुआ है, जिसमें हम एबीवीपी के इंसेप्शन से जो हम जिसका विरोध करते आए हैं, तो कुछ बड़े क्लासेस 1 लाख 2 लाख रुपए का पैकेज लेकर के ये करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अप्लाइड सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट मीन टेक्स्ट बुक पढ़े 11th-12th में, राइट फ्रॉम सेकेंडरी, आपके कोर कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स आपके जितने क्लियर होंगे तो आगे जाकर के उस हिसाब से आप अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि ओनली मगअप करके या फिर कुछ रेफरेंस बुक का सहारा लेके एमसीक्यू टिक करके प्रिपेयर करके, आई डोंट थिंक दैट इज द राइट अप्रोच। आप होलिस्टिकली आपके अगर बेसिक्स क्लियर होंगे, इट इज एवरीथिंग इज वेरी मच गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स। इफ यू वांट तो आप एनसीईआरटी सीबीएसई और बाकी जो ये है या रेफरेंस बुक्स है उनको रेफर करके आप पहले बेसिक्स क्लियर करें। और एक बार वंस आपके फर्स्ट से इफ यू आर इन अ पर्टिकुलर ईयर, आपके फर्स्ट से 6 मंथ्स में अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो देन यू गो फॉर अप्लाइड सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन। यस सर, बराबर। सभी मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि प्लीज ग्रुप को अपने मीटिंग को लेफ्ट मत कीजिए। हम लोग एक एक धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस पे बढ़ रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो बीच में लेफ्ट मत कीजिए। आपको एंड तक कुछ सभी अच्छा ही मिलेगा। अभी सो से बोला सर, जाए क्या? हाँ सर, सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many different fields are there in medical? Can you give more focus on other than MBBS कोर्स? यानी कि सर बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें
मेडिकल और एमबीबीएस से ज्यादा स्कोप होता है, तो उसके बारे में आप कुछ थोड़ा बताइए। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में सॉर्ट ऑफ एक्चुअल सॉर्ट ऑफ क्लिनिक्स दैट इज लाइक एन एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेयर पेशेंट आके ये होगा। बट राइट फ्रॉम फार्मेसी टू अप्लाइड साइंसेस टू कोर साइंस, उसका बहुत बड़ा ये है, और उसका एक बड़ा एग्जांपल हमने कोविड में देखा है। कोविड में वी ऑल सैल्यूट डॉक्टर्स, प्रधानमंत्री जी ने भी एक दर्जा दिया है, काफी समाज ने भी सैनिक का दर्जा भी, लाइक soldiers at the border, when they lay down their lives, they make the ultimate sacrifice. But as we have seen, many doctors without उनके परिवार परिजनों के बारे में, सेफ्टी के बारे में ना सोचते हुए सेल्फलेसली सर्विस कर रहे हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, देयर इज अ लेडी हु इज 8 months pregnant, but she's still serving in the COVID ward because there is a shortage of staff. तो वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा दैट इज द एंड स्टेज की व्हेन वन drug is already developed, when a drug delivery system is already developed, when you have access to proper biomedics, proper technology, so then you can apply it on the basis of your sort of knowledge and experience, and then you can, so that is obviously that is going to be the mainstay in terms of patient के direct contact में doctors रहते हैं, पैरामेडिक्स रहते हैं। बट उसके अलावा हमने कोविड में देखा है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वायरोलॉजिस्ट है जिन्होंने एमबीबीएस नहीं किया है, फार्मासिस्ट है, अदर कोर ब्रांचेस है, बायोकेमिस्ट्री में जिन्होंने ये किया है। तो वैसे जो कोर ब्रांचेस में जिन्होंने एमएससी, बीएससी, पीएचडी किया है, उसके आगे वो रिसर्च में गए हैं, और उनका एक बहुत बड़ा समाज को और पूरे विश्व को योगदान रहा है कि राइट फ्रॉम वैक्सीन डेवलपमेंट, sort of developing new drugs, other things. तो काफी ऐसा स्कोप है। जेनेटिक्स इज अ वेरी, अभी इट्स इवॉल्विंग। हमने डिफरेंट मॉडर्न मेडिसिन में डिफरेंट एरास देखे। देयर वाज एन एंटीबायोटिक एरा वेयर एंटीबायोटिक यूज्ड टू बी कंसिडर्ड द मेनस्टे टू ट्रीट एवरीथिंग। फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और उसके बाद हमें पता चला कि हाउ रॉन्ग वर वी, एज इन जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इम्यूनोथेरेपी, इम्यून बेस्ड थेरेपी पे काफी रिसर्च फोकस चल रहा है। तो साइंस विल कॉन्स्टेंटली इवॉल्व, एंड एज साइंस विल इवॉल्व, वी डॉक्टर्स विल अपग्रेड आवर स्किल सेट, विल अपग्रेड आवर नॉलेज, एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस विल ट्रीट इट। लेकिन कोर रिसर्च में भी जो साइंटिस्ट है, जो कोर ये रिसर्च कर रहे हैं, उनका योगदान बहुत बड़ा है। इवन इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, नॉट ओनली डॉक्टर्स, आप सबसे पहले अगर हॉस्पिटल में एडमिट करते हो तो आप सिक्योरिटी स्टाफ से के थ्रू पास होते हो, आप फर्स्ट रिसेप्शनिस्ट से पहले मिलते हो। देर आर पोस्ट कॉल्ड हॉस्पिटल मैनेजर्स, वेरिन आप हॉस्पिटल में गए हो, सॉरी, सो दे विल डिसाइड, एक्सक्यूज मी, सो दे विल डिसाइड कि आपका ट्रीटमेंट कौन से डिपार्टमेंट में अप्रोप्रिएट रहेगा, वरना आप बड़ी हॉस्पिटल में जाके भटकते रहोगे। तो उनका रोल है। आप बाद में जाते हो तो आप पैरामेडिक स्टाफ से आपका ये होता है, सपोर्ट स्टाफ से आपका इंटरेक्शन होता है, डॉक्टर आपको देख करके प्रिस्क्राइब करता है, फिर फार्मासिस्ट आपको वो ड्रग्स डिस्पेंस करते हैं। तो everywhere you are touched by a lot of lives, a lot of people who are working very hard to deliver healthcare services to you. Just that ki doctors being the decisive people ki they will decide your line of management. हमारा जो फोकस रहता है वो डॉक्टर्स की तरफ ज्यादा रहता है। Yeah, sir. Can you tell us more about allied health science courses? बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा था, अलाइड हेल्थ साइंसेज में काफी कोर्सेज रहते हैं, जिसमें कि बायोलॉजी के बाद भी, साइंस लेने के बाद आपने ये सॉर्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका ये है। इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम जिनका है, उसके बाद भी काफी उसमें वो है, जैसे टेक्नीशियंस होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, पैथोलॉजी में वो होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, विच आर नॉट दी
sort of clinical pathology जिन्होंने, which is a separate branch after MBBS, not I'm not talking about that, but pathology technicians रहते हैं, microbiologists रहते हैं, तो उन्होंने कोर फील्ड में ये किया होता है। आप रेडियोलॉजी करने जाओगे तो आपका सीटी स्कैन एमआरआई डॉक्टर कोई नहीं करेगा। टू बी ऑनेस्ट, जो नए मशीन्स होते हैं, ओटी टेक्नीशियंस होते हैं, ओटी स्टाफ होता है, तो टू बी ऑनेस्ट टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड हो गया है कि मेनी टाइम्स डॉक्टर्स themselves are not acquainted to the technology you are delivered. Many times you will see कि a particular radiologist might not be accustomed to all the functions of an MRI machine, लेकिन जो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन होता है उसको सब पता होता है। तो देयर रोल इन हेल्थ केयर डिलीवरी इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो आपने बायोलॉजी लिया है या आपको हेल्थ केयर डिलीवरी में इंटरेस्ट है, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ डॉक्टर। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर हेल्थ एलाइड हेल्थ साइंसेज। देयर इज इवन पैरामेडिक्स का ये है, नर्सिस का कितना रोल है। इनफैक्ट इन अपने देश का ये दुर्भाग्य है कि देयर इज अ वेरी नैरो एंट्री इनटू बीइंग अ डॉक्टर और अ क्लिनिशियन, कि आपने एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपने आइदर एक डिसिप्लिन चूज किया, आइदर मॉडर्न मेडिसिन चूज किया, या आपने कन्वेंशनल आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी कुछ आपने चूज किया, and then ultimately passing through that you will ultimately reach your specialization and ऐसे करके। बट आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे तो इट इज ऑल अबाउट क्लिनिकल एक्सपीरियंस बेस्ड। आपको अगर उसमें डॉक्टर बनना है तो इट इज नॉट 1 2 3 लाइक हियर। वहां पे क्रेडिट बेस्ड होता है कि आपको, जो हम 10+2 बोलते हैं, तो वहां पे मेजर्स होते हैं, तो आपको क्रेडिट पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। ऐसा सेट टेन्योर नहीं होता है कि ये कोर्स में 4 सेमेस्टर है और आपका सॉरी एक पर्टिकुलर फाइनल एग्जामिनेशन है और वो देने के बाद आपको वो डिग्री अवार्ड हो जाती है। उसमें यू कैन चूज योर ओन सब्जेक्ट्स, यू कैन चूज योर ओन डिसिप्लिन। हाँ, देर इज ऑलवेज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर प्री साइंस, तो आपको इतने इतने मेजर्स जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर प्री साइंस, प्री मेडिकल, देन यू बिकम टू आइदर आप पैरामेडिक गए, आप इतने साल में आपने एज अ नर्स हॉस्पिटल में काम किया, so after I think 7 years or something UK में ऐसा है तो you can upgrade to becoming a doctor later on. So it is all experience based in other countries. So like I was mentioning, नीट दिया फिर डॉक्टर बने नहीं बने उसके बेसिस पे आपको अपना कैरियर पाथ नहीं डिसाइड करना चाहिए। That would be a very limited approach. Yes, sir. The next one is, do you think taking those tuitions, which include Akash or Success, the one who giving the guarantee in getting admission in medical field, are they really helpful? आप मुझे एक बात बताइए, आकाश है, ओवरऑल उनके जो ब्रांचेस होंगे, या फिर इवन काफी लोग कोटा में पहले बहुत जाते थे, तो आप मुझे बताइए कि वहां पे कितने स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब एट अ पर्टिकुलरली गिवन स्ट्रेच ऑफ टाइम। लाइक देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो बड़ी बड़ी चेन्स होती है, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट यूजफुल, क्योंकि जिसको पढ़ने की धगस है, जिसको पढ़ने की इच्छा है, जिसको सॉरी डेडिकेशन है, तो वो तो कैसे भी उसको रिसोर्सेज मिलेंगे। आइदर वो बुक से भी पढ़ लेगा, उसको दोस्त ने पढ़ाया तो भी वो पढ़ लेगा, वो वीडियोस देख के भी कुछ सीख लेगा, इंटरनेट इतना वास्ट है, इंटरनेट से पढ़ लेगा, कैसे भी करके वो होगा। So I'm not saying that the guidance that they provide is completely sort of a waste, or it is not required or not needed or anything. लेकिन एक पर्टिकुलर कोचिंग क्लास के बैच में अराउंड 200-300 स्टूडेंट्स रहते हैं इन बिग सेंटर्स, एंड मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, एक ही ब्रांच में मल्टीपल सेशंस चलते हैं, और फिर आप जो एक 4x6 का जब आप उसका कटआउट आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो रोड पे, तो उसमें हार्डली यू नो एक या दो स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका रैंक आया होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड, वो भी वो लोग पब्लिक नहीं करते हैं। परसेंटेज, जैसे स्कूल एक होता है तो यू गिव अ परसेंटेज रिजल्ट दैट दिस मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, दिस मेनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, तो इतना परसेंट रिजल्ट आया इस स्कूल का।
they'll never make it public कि out of those 200 students in a particular batch, how many even managed to qualify. तो वो उसमें से जो एक या दो या तीन या 10 लोग ऐसे होंगे जिनका किसी का ऑल इंडिया रैंक आया, किसी का ये आया, तो बेस्ड ऑन दैट पब्लिसिटी दे विल पब्लिसाइज कि आपको अगर रैंकर टॉपर बनना है तो हमारे उधर आइए. सो अगेन आई वुड रिपीट, इट इज नॉट अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन इट्स नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी. जो रूरल एरिया से लोग आकर के इतना अच्छा ये करते हैं, सो दे प्रिपेयर ऑन देयर ओन, एंड स्पेशली आवर बुक्स आर वेल इक्विप्ड. जो स्टेट टेक्स्ट बुक्स भी अभी तो मोस्ट स्टेट्स में एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है. अदरवाइज यू कैन रिफर टू अदर बोर्ड्स या अदर रेफरेंस बुक्स. एंड आपका कोर बेसिक्स अगर आपके, बिकॉज वेन एवर आई हैव अप्रोच्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम पैटर्न, तो मैंने आई हैव ऑलवेज ब्रश्ड अप माय कोर एंड बेसिक्स एंड ऑल, एंड फिर बाय अप्लाइंग माय ब्रेन आई विल बी एबल टू सॉल्व एनालिटिकल रीजनिंग से, या रिडक्टिव ये करके. एक जिस हमारे देश में एक दुर्भाग्य क्या है कि आर रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं सालों तक. एक ही पर्टिकुलर एक मैकेलेन मॉडल जो था, एंड उसके बेसिस पे हार्डली देयर हैव बीन एनी रिफॉर्म्स. अभी इतने सालों बाद वी हैव कम अक्रॉस अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड इवन न्यू हेल्थ केयर पॉलिसी वाज फ्रेम्ड आफ्टर 20 years. New, I mean, nobody in the government for 20 years felt the need. I think 2002 3 में, yeah, 2001 beginning of the this century में उनको एक नीड लगा था कि हेल्थ केयर गोल्स हमारे क्या है, उसको हम डिफाइन करने की जरूरत है. 20 साल में हमारे शासकों को ऐसा लगा ही नहीं कि हमें उसको ब्रश अप करने की जरूरत है. फिर फाइनली इस सरकार ने इनिशिएटिव लेकर के ये हुआ है, तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए. तो सिमिलरली असेसमेंट पैटर्न काफी बार हमारे उधर ये हुआ है, रिफॉर्म हुआ है, लेकिन कोर टीचिंग पैटर्न, कोर सिलेबस उसके इन प्रोपोर्शन कभी इवॉल्व नहीं हुआ है. मोस्ट अभी ऐसा हो गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के बेसिस में हार्डली देयर वुड बी एनी ब्रांच और एनी कॉलेज, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर, बट इन जनरल की जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सके. Because merit ultimately is mostly it is formed by competitive exams which are multiple choice question based. लेकिन 90-95% स्कूल्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथोडोलॉजी है, या उस परिप्रेक्ष्य में जो टीचिंग देना है, वो टीचिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं है, वो गाइडेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं है. एंड इसीलिए फिर ये जो अपॉर्चुनिस्ट्स है, जो एक शिक्षण क्षेत्र में भी जो एक व्यवसाय उन्होंने ये किया है, तो कॉमर्शियलाइजेशन हो जाता है फिर उसके बाद. यस सर, एक नीट के रिलेटेड क्वेश्चन सर. बिल्कुल. when is this year NEET, and you have any ideas about this year admission process? To be honest, on a lighter note, it is very difficult to assess कि अभी देश कौन चला रहा है, इलेक्टेड representatives, इलेक्टेड गवर्नमेंट चला रहा है या जुडिशरी चला रहा है. तो कैसा है कि अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो स्टेबिलिटी होना चाहिए, उसमें इन आवर कंट्री अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू जुडिशियल एक्टिविज्म एंड आर्बिटरी जजमेंट्स अगेंस्ट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, कि एक जज के मन में कुछ आया. मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, जुडिशरी हैज हैड अ मेजर रोल इन इनफैक्ट प्रोटेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी. जब इमरजेंसी लागू की गई थी हमारे देश में और डेमोक्रेसी का एक तरीके से कत्ल किया गया था, तो इट वाज द जुडिशरी अल्टीमेटली हु रेस्क्यूड अस आउट ऑफ द सिचुएशन. लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मेरे ऐसे सुनने में आया है कि वेरी सून एग्जाम कंडक्ट करने का प्लान तो है, लेकिन अगेन कोर्ट लिटिगेशन हो जाता है, एंड देन बाद में उस पे स्टे आ जाता है, तो वन कैन नॉट से. एक लाइन ऑफ थॉट ऐसा भी है कि वल्नरेबल ग्रुप शुड बी वैक्सीनेटेड फर्स्ट बिफोर सॉर्ट ऑफ गेटिंग एक्सपोज टू सच बिग क्राउड्स या एग्जामिनेशन. वो तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, वेट एंड वॉच.
Yes, sir, right. So the next one is sir, BDS dental और जो oral health है उसमें हम्म क्या अप्रोच है? व्हाट इज द करियर इन दैट फील्ड? ओरल हेल्थ का भी काफी ये मेजर ये है एक्चुअली हमारा जो ये है ओवरऑल ये है राइट फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ फूड हम हमारे ओरल हेल्थ से वो ये होता है and like the air that we breathe that passes through our nasopharynx oropharynx. So oral hygiene is very important, and unfortunately for the longest टाइम इन इंडिया हमने उसके अवेयरनेस को ये किया देयर वर नो मेजर इनफैक्ट देयर आर स्टिल नो मेजर अवेयरनेस कैंपेन्स की जो एक पब्लिक हेल्थ में कैंपेन्स होते हैं बीट फ्रॉम दी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट या एनजीओस के थ्रू उसमें प्रिवेंटिव हेल्थ पे अभी आया है स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू पर्सनल हाइजीन पे भी हाथ साफ वेरी बेसिक बट स्टिल इनएक्सेसिबल इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज साबुन से हाथ धोने से लेकर के हमने स्टार्ट किया है इवन आफ्टर 60-70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बट अनफॉर्चुनेटली स्टिल ओरल हेल्थ पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है बट काफी सारे अगर उसपे हम स्ट्रेस दे और उसमें समाज में भी अगर उतनी अवेयरनेस हो तो काफी सारे आई थिंक माय कलीग्स इन द डेंटल प्रोफेशन वुड एग्री कि काफी सारे infectious diseases and even carcinomas can be prevented because there are now newer research ki काफी सारे carcinomas are directly linked to certain preventable chronic infections and आप स्कोप की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज तो इट इज आल्सो लाइक सॉर्ट ऑफ पेरिनियल वो कभी भी उसमें देयर विल बी नो sort of recession or something like that because everyone requires a dentist at some point in time right from our childhood to to our old age एंड उसमें भी देर Yes, इज sir. काफी एडवांस हो गया है देर इज लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में भी उनका काफी एडवांसमेंट हुआ है एंड अदर ऑर्थोडोंटिक्स हो या पेरियोडोंटिक्स हो ऑल डिफरेंट स्पेशलाइजेशन सब हो गया है उसमें अभी वो पुराना जमाना नहीं है जिसमें एक पर्टिकुलर डॉक्टर आपका डेंचर भी वो करेगा और रूट कैनाल भी करेगा और आपको ब्रेसेस भी करके देगा जी सर, बराबर है। सर अगला क्वेश्चन है कि फार्मेसी में क्या करियर है सर? फार्मेसी रिलेटेड टू फार्मेसी स्टूडेंट्स। फार्मेसी में ड्रग डिस्पेंसेशन इज जस्ट अ वेरी लिमिटेड कभी कभार फार्मेसी का स्कोप लोग यही सोचते हैं कि हाँ फिर मेडिकल स्टोर का ये करना है या बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिस्पेंसिंग मेडिसिन उसमें रिसर्च का भी काफी स्कोप है देर आर अ लॉट ऑफ and in fact even if you look at the share market in the last few years अभी तो मेरा इतना रिसेंटली टच नहीं है बट लास्ट फ्यू इयर्स में इट हैड अ स्टेडी ग्रोथ all the pharma companies and even in terms of soft power diplomacy pharma companies have always been a sort of a major sort of a uh, played a major role so it's a very powerful lobby and there are a lot of career and growth opportunities there also आप pharma companies में research में ये हो सकते हो या developing new drug delivery systems there is a it's a very vast sort of this और उसमें भी there is a lot of specialization now ऐसा नहीं है कि बी फार्म करके you have to stop there यस सर। सो कैन यू टेल अस अबाउट फॉरेंसिक साइंस, क्योंकि सर इस फील्ड में शायद बहुत कम लोग जाते हैं। सो फॉरेंसिक साइंस में क्या करियर है, क्या उसके थोड़ा स्टडी के बारे में क्या लगता है उसके लिए, वो थोड़ा डिटेल में बताइए। फॉरेन साइंस अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में उसका उतना उसको फोकस नहीं था एंड इंडियन इन टर्म्स ऑफ आर इन्वेस्टिगेशन बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड इवन इन टर्म्स ऑफ प्रोसिक्यूशन वेर इन जब एविडेंस प्रेजेंट करना है कोर्ट में
तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या अदर टाइप्स ऑफ एविडेंस का पहले एक ज्यादा एक तवज्जो रहता था, लेकिन आजकल के आप उसमें देखोगे या इवन केस स्टडीज करोगे तो फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक एविडेंस, इवन जो श्योर शॉट बियॉन्ड डाउट जिसमें कन्विक्शन करना होता है कोर्ट को भी, जैसे मर्डर के चार्जेस हो, रेप के चार्जेस हो, उसमें फॉरेंसिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ। एंड फॉरेंसिक मेडिसिन इज अ ब्रांच, वो एमबीबीएस में एक सब्जेक्ट भी होता है, उसमें आपको स्पेशलाइजेशन भी करना होता है, उसमें यू हैव टू परफॉर्म ऑटोप्सीज, यू हैव टू स्टडी क्या इंजरीज हुई हो सकती है, व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट, व्हाट इज नॉट ग्रीवियस हर्ट, इफ somebody complains of assault तो उसका पूरा एग्जामिनेशन करना है, somebody might complain of rape तो उसका एग्जामिनेशन करना है, आपको प्रॉपर एविडेंस का भी एक चेन होता है। सलमान खान जब उनको एक्विटल हुआ था उनके वो वाले जो ड्रिंक एंड ड्राइव या वट एवर एलिजेड यू नो ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस एंड ड्रग्स एंड बाकी चीजों का, उसमें देयर वाज अ वेरी टेक्निकल पॉइंट, डिफेंस लॉयर ने ऐसे प्रूव किया था कि देर दी ये जो उनका जो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया था फॉर जिसमें कि अल्कोहल की मात्रा हाई हाई थी, तो उन्होंने ऐसा टेक्निकल आर्ग्यूमेंट किया था कि जो मशीन जिसमें वो टेस्ट होता है, वो मशीन का रिकमेंडेशन ऐसा है कि एवरी 3 मंथ्स उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, बट दैट वाज नॉट सर्विस्ड एंड कैलिब्रेटेड रेगुलरली, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ सॉर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रॉन्ग रिजल्ट्स, एंड वो टेक्निकलिटी के बेसिस पे फिर कोर्ट को वो एविडेंस एविडेंस चेन से बाहर निकालना पड़ा था। तो हाउ यू अप्रोच इट, ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स नॉट सो सिंपल एज अ टीवी सीरीज की वहां पे आपको कुछ एक पर्टिकुलर क्राइम सीन पे एक एविडेंस आपको मिल गया तो आप थैली में पोटली में डाल के आ गए, आपको चेन ऑफ एविडेंस उसको डॉक्यूमेंट करना होता है, चेन ऑफ एविडेंस ये करना पड़ता है, प्रॉपर ऑथराइजेशन के बाद, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अथॉरिटी के बाद, समन्स के बाद आपने एविडेंस कलेक्ट किया, या इलीगली एक्वायर्ड एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो सारी चीजें फॉरेंसिक मेडिसिन में भी आती है। एंड जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो भारत की पहली ऐसी फॉरेंसिक्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की थी गुजरात में, एंड उसके बाद आई थिंक बाकी स्टेट्स में भी कुछ कुछ जगहों पे उसकी सॉर्ट ऑफ सिस्टर कॉलेजेस अभी चल रही है। तो नॉट ओनली forensic medicine but also forensics as such, उसमें there are specific courses now which you can go into, जिसमें कि मेडिसिन का भी, फॉरेंसिक मेडिसिन का भी पार्ट होता है। फॉरेंसिक आपने सुना होगा, ऑडियो टेप्स का बीच में देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, डॉक्टर टेप्स है, डॉक्टर वीडियोस है, तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल आपने सुना होगा, तो एफएसएल में भेजते हैं, तो वहां पे टेक्निकल स्टाफ भी होता है, दे एसेस वो पूरा जैसे हम हमारे उसमें कोई एक मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम होता है, वैसे वहां पे एक पर्टिकुलर ऑडियो टेप है, उसका वो लोग पोस्टमार्टम करके देखते हैं कि कौन कितना पार्ट अगर एडिटेड है या मॉफ्ड है या फिर ऑडियो ओरिजिनल है या नहीं है। तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है, एंड स्पेशली एज आई मेंशन्ड, सिंस इवन sort of our investigating agencies, prosecution as well as the judiciary is evolving and relying more on forensics, तो इसका जो ट्रेंड है और स्कोप है वो और ही बढ़ने वाला है। Yes, sir. So, sir, the next one is क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फर्क है, और इसके लिए जो एडमिशन प्रोसेस है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। उसमें इट्स अ सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग थिंग, बोथ साइकेट्रिस्ट एज वेल एज साइकोलॉजिस्ट एम फॉर मेंटल वेलबींग ऑफ द सब्जेक्ट, बट जो ड्रग डिस्पेंसेशन का पावर्स होता है, प्रिस्क्रिप्शन पावर्स आर विद साइकेट्रिस्ट, बिकॉज साइकेट्रिस्ट आर डॉक्टर्स। एमबीबीएस करने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन करना होता है, एमडी साइकेट्री, एंड देन यू मे बी कॉल्ड अ साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट भी काउंसलिंग करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी काउंसलिंग करते हैं। many a times जो theories and approaches to counseling है, तो they differ, both are equally necessary because
एक साइकेट्रिक्स के पास many a times he doesn't have too much time to counsel the patient. It is more so sort of फार्मेसी बेस्ड ड्रग बेस्ड ये है, बट आप केमिकल से आप अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स है उसको मीडिएट कर सकते हो, बट अल्टीमेटली काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉर्ट ऑफ रिफॉर्मिंग मेंटल हेल्थ। तो उसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मेजर पार्ट होता है कि जिनका काम ही है आपको सुनना, एंड उसके बाद आपको सुनने के बाद कुछ सेट एडवाइसेस देने इन अ कंप्लीटली नॉन जजमेंटल नॉन बायस्ड वे। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप कोर साइंस के थ्रू बीएससी के थ्रू भी आप उसमें प्रोग्रेस कर सकते हो। अदरवाइज आप जिन्होंने अगर आर्ट्स लिया हो या ऐसे है तो बीए के थ्रू भी, बीए में भी मतलब आर्ट्स में भी सब्जेक्ट आता है, एंड देन सॉर्ट ऑफ एमए में भी आप साइकेट्री एज अ ये चूज करके आप ये कर सकते हो। एंड especially all sort of offices, big industries, sort of big educational institutes, अभी तो पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी इट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट के यू नीड एन सॉर्ट ऑफ एन इन कैंपस साइकोलॉजिस्ट। तो उसमें अभी स्कोप भी बहुत ज्यादा है। देयर आर मेनी मेंटल हेल्थ हेल्प्स एज वेल, सॉरी एप्स एज वेल, कि जैसे हम टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, सिमिलरली वन ऑन वन कंसल्टेशन इससे भी होते हैं। तो इट इज ऑल्सो वेरी इवॉल्विंग एंड अ वेरी लुक्रेटिव फील्ड टू कंसिडर। राइट सर। तो सर, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में साइंटिस्ट और रिसर्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, और रिसर्चर्स में जाने के लिए क्या पढ़ाई चाहिए, क्या एलिजिबिलिटीज है? जैसे मैंने एक क्वेश्चन के दौरान ऑलरेडी आपको थोड़ा सा उसके ब्रीफ ये किया कि बेसिकली हेल्थ केयर डिलीवरी में अ क्लिनिक इज द एंड गेम, लाइक द एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि where a patient after developing any disorder or disease or any symptom, he will approach you और उसके बाद you will treat him or her। लेकिन आप अपना स्किल सेट और नॉलेज जो रिसर्च हो चुका है उसी के बेसिस पे आप कर सकते हो। इट माइट बी कन्वेंशनल, जो हजारों लाखों साल पुराना साइंस है, वैदिक साइंसेस है, वो है, या न्यूअरली इवॉल्विंग रिसर्च है, बोथ, बट इट्स एन एवर इवॉल्विंग थिंग। रिसर्च में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, तो उसमें इट इज मोर सो अप्लाइड, वेरिन डॉक्टर्स का रोल होता है कि एक पर्टिकुलरली एक मतलब बेसिक से बात करें तो एक पर्टिकुलर डिजीज है, फॉर एग्जांपल कोरोना है, उसमें आपने सुना होगा दिस पर्टिकुलर ड्रग इज डेवलप्ड बाय दिस कंपनी, या फिर आईसीएमआर ने ये डेवलप किया, कोई फॉरेन कंपनी ने ये डेवलप किया, किसी ने वैक्सीन डेवलप किया। तो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, स्टडिंग दी पहले तो नेचुरल, जो हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो पता है बॉडी की, नेचुरल बायोकेमिस्ट्री बॉडी की समझ के देन यू कैन बी you'll be able to understand कि आप कौन से पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक साइकिल है, either it might be your metabolic cycle or it might be metabolic cycle of a parasite or a bacteria या कुछ भी। तो उसको स्टडी करने के बाद एक कौन से पर्टिकुलर एक इंटरमीडिएटरी को आप मॉड्यूलेट कर सकते हो, एंड उसके बेसिस पे आप थेरेपी कर सकते हो या प्रिवेंटिव ये कर सकते हो। तो उसमें बहुत राइट फ्रॉम द रूट्स कोर साइंसेस का ये है, केमिस्ट्री है, उसमें फिजिक्स है, न्यूक्लियर मेडिसिन का आपने सुना होगा, रेडियो आइसोटोप्स, इट इज ऑल सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली। सेकेंडली टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर रिफाइंड। जो हमारे हैंड बेस्ड सर्जिकल अप्रोचेस धीरे धीरे कम होके एवरी फील्ड में, इवन डायग्नोस्टिक्स में टेक्नोलॉजी, मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स पे ज्यादा रिलाई हो रहे हैं। इवन अदर कंपोनेंट्स पे न्यूअर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स आर बीइंग डिलीवर्ड। तो फिर देन आते हैं फार्मेसी पे और डिफरेंट उस पे, कि अगर एलाइड साइंसेस है, कि जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजी में जिन्होंने एमएससी किया है, अदर पीपल है, तो दे विल डू देयर कोर रिसर्च इन देयर लेबोरेटरी। उसके बाद जब एक ड्रग बन करके
इन अ प्रॉपर ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक आता है, फिर वो डॉक्टर्स के हाथ में आता है, देन फेज 1 फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स होते हैं और उसमें मॉनिटरिंग होते हैं। एंड Yes, पोस्ट sir. मेडिसिन भी रिसर्च हो सकता है। एज अ डॉक्टर यू कैन परफॉर्म क्लिनिकल ट्रायल्स बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस, based on to link a particular symptom to a particular disease, to link a particular treatment protocol to a particular condition। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होता है जिसमें कि जस्ट सॉर्ट ऑफ परसेंटेज, मतलब सॉर्ट ऑफ उसमें काफी बार स्टैटिस्टिकल मार्कर्स होते हैं। परसेंटेज वुड बी अ वेरी ग्रॉस टर्म टू यूज, बट सिंपल भाषा में कहे तो कि फॉर एग्जांपल हमने इतने लोगों को ये पर्टिकुलर ड्रग दिया, जैसे फॉर एग्जांपल काफी चीजें थी, प्लाज्मा थेरेपी थी, आइवरमेक्टिन था, जो आया और फिर चला गया, तो दैट वो एक्चुअली दवाई अलग चीज की है, वो पैरासिटिक इन्फेक्शन का एक है, दूसरी चीज कुछ और ही, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का है, कोई मलेरिया की दवाई है। बट कोविड में उसको इसलिए इट वाज बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, क्योंकि उन्होंने कुछ पर्टिकुलर क्लिनिशियंस ने नोटिस किया कि ये उसमें ये देने से, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस कैसे हो रहा है वो, दैट इज येट टू बी स्टडीड और दैट इज येट टू बी पोस्टुलेटेड, लेकिन बस ये देने से ये आउटकम आ रहा है कि ये इतना परसेंटेज कम हो रहा है, कंपेयर टू अ प्लासेबो। तो उसके एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी रिसर्च में ये होता है। तो रिसर्च में बराबर, जिनको sir. इंटरेस्ट है, तो बीट कोर साइंसेज और बीट क्लिनिकल ब्रांचेस, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप एंड इट इज एवर इन्वॉल्विंग। एंड हैदराबाद में काफी इंस्टीट्यूट्स है, बेंगलोर में इंस्टीट्यूट्स है, दिल्ली में है, पुणे में है, which are especially emerging as sort of even world leaders in terms of research। क्योंकि पहले इवन 10 years बैक, 20 Yeah. years बैक, फार्मा इंडस्ट्री ऐसे होता था कि जो फॉरेन पेटेंट्स, एक एक्सपायरी डेट होता है पेटेंट का, 20 साल, 25 साल, 15 साल, डिपेंडिंग ऑन द ड्रग। तो वो इसलिए दिया जाता है ताकि जो कंपनी ने इतना रिसोर्सेज और ये किया, तो वो अपना रिकवर कर ले रिसोर्सेज, उसके लिए उनको पेटेंट पीरियड देते हैं। फिर वो पेटेंट खुलने के जी, sir. बाद उसकी जो, एक सादी भाषा में बोले तो एक रेसिपी होती है, जैसे एक पर्टिकुलर डिश की, वैसे वो उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मुलेशन है, वो पब्लिक कर दिया जाता है, एंड देन एनी कंपनी कैन मेक। सो 20 years अर्लियर अपना फार्मा सेक्टर वाज इवॉल्विंग एज अ कॉपीकैट, की रिसर्च सब बाहर होता था, एंड हम पेटेंट खत्म होने के बाद वो ड्रग का फॉर्मुलेशन का चीपर जेनेरिक ऑप्शंस हम बनाते थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, राइट फ्रॉम वैक्सीन डेवलपमेंट टू न्यूअर ड्रग्स, इवन इन कोरोना, एंड नॉट ओनली इन कोरोना, अदर थिंग्स में, तो इनफैक्ट इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन डॉक्टर्स, तो वी आर, आई एम नॉट सेइंग वी आर देयर येट, वर्ल्ड लीडर्स हम हो गए हैं, बट वी आर ऑन द राइट पाथ नाउ। जो एक रिसर्च इकोसिस्टम को बल देना है, उसमें पब्लिक पॉलिसी के माध्यम से भी काफी बूस्ट मिला है हमें, गवर्नमेंट के द्वारा भी। सो आई थिंक दोज आर हेल्थी साइंस। Yes, sir. So, is there any kind of scholarship can a person get in order with their medical career? Not only in medicine, to pursue any education right from the government, there are many schemes. हाँ, If you are a minority लेकिन candidate, जो मेडिकल करियर के में रिलेटेड है उसके बारे में थोड़ा कुछ। सो राइट फ्रॉम योर इकोनॉमिक क्राइटेरिया, एक सरकार ने काफी अच्छी चीज की है कि दे हैव स्टार्टेड कैटेगराइजिंग beneficiaries on the basis of their economic strength, and not only on the basis of their identity or other factors. So the conventional things are already there, and those people are enjoying their benefits, but people who are not privy to those benefits, but still their economic condition is weak, वैसे लोगों को भी ईडब्ल्यूएस कोटा के माध्यम से, स्टेट्स में भी काफी कोटाज है, उसके माध्यम से काफी हेल्प, इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप्स, और काफी वो है, माइनॉरिटीज के लिए अपनी स्कॉलरशिप्स रहती है। देन सेकेंडली देयर आर अ लॉट ऑफ एनजीओज और कॉर्पोरेट में भी सीएसआर के माध्यम से देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रस्ट, जिसके थ्रू यू कैन अप्लाई एंड यू कैन गेट एडिक्वेट स्कॉलरशिप। यू जस्ट हैव टू अप्लाई, आप यू जो हैव टू प्रूव योर आइडेंटिटी एंड दैट यू आर वर्थ सॉर्ट ऑफ यस सर। एक्वायरिंग दैट स्कॉलरशिप। तो डिफरेंट ट्रस्ट आर दैट, टाटा के ट्रस्ट है, कुछ कुछ
बैंक्स के ट्रस्ट है, कुछ एनजीओस के ट्रस्ट है, कुछ मतलब समाज पर्टिकुलर होते हैं उनके ये होते हैं, देर आर लॉट ऑफ ये यस हेलो। सर, हम लोग सेशन के आगे में बढ़ते हैं। सर, हाँ जी। आखिर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका हेल्थ केयर सेक्टर में करियर बनाने वालों के लिए क्या प्रोविजन मिलेगा? अभी एज सच जो कन्वेंशनल सॉर्ट ऑफ हमारा करिकुलम है या सिस्टम है, सो देर इज अ लॉट ऑफ मेंटल ब्लॉक राइट नाउ कि जिसमें कि कुछ रिफॉर्म्स जिस दिशा में बढ़ना है उस दिशा में आई थिंक मे बी समाज तैयार नहीं है, या फिर प्रोफेशनल्स तैयार नहीं है, या उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है, कम्युनिकेशन का uh, ये है, कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट वाले लोग भ्रमित करते हैं। बट बेसिकली होलिस्टिक हेल्थ केयर और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ बढ़ने का सरकार का एक मेजर ये है, एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है। काफी देर आर पायलट प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन 5 to 6 इन इवन सर्टन एम्स दिल्ली में भी ऐसा सेंटर है, इंटीग्रेटेड हेल्थ सेंटर्स, कि जिसमें ऐसा नहीं है कि यू गो इन विद अ हेडेक, सी बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू, उसको सॉरी हेडेक है, तो ही अल्टीमेटली उसको जो उसकी दिनचर्या है उसमें जो उसको जो लिमिटेशंस आ रहे हैं उसको अल्टीमेटली उसको दूर करना है। तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड वेदर इट इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन और अनदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। प्रोफेशनल practicing in a particular system might think that ours is superior to the other, but ऐसा कुछ नहीं है। जो कन्वेंशनल साइंसेस है, इतने सालों से जो प्रूवन साइंस है, वैदिक साइंसेस है, जो नेचर से काफी एजेंट्स जो होते हैं कि विदाउट साइड इफेक्ट्स, क्योंकि वेन एवर यू इंट्रोड्यूस एनी केमिकल विच इज सॉर्ट ऑफ फॉरेन टू योर बॉडी, देन इट विल कैरी इट्स ओन साइड इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टीरॉइड्स थेरेपी बहुत ज्यादा इम्यूनोसप्रेशन करता है, बट एंटी मेटाबोलाइट्स या स्टीरॉइड्स के अलावा बहुत ज्यादा अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको कंटेन करने के लिए हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। वेस्टर्न मेडिसिन में अगर आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए है, हाँ, या ओवरऑल इम्यूनोसप्रेशन अगेन कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जी सर। इम्यूनोमॉड्यूलेशन करने का कोई ऐसा प्रूवन ड्रग मेजर रोल नहीं है। बट काफी नेचुरल साइंसेज में, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में देर आर क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद प्रूवन एजेंट्स की जो ऐसी कंडीशंस को यू नो आई वुड नॉट यूज द वर्ड क्योर, बट सॉर्ट ऑफ रिवर्स करने में भी सक्षम काफी ऐसे ये है। तो देन sort of we should keep an open mind of for all of it. We should ultimately think about what is best for our patients. तो integrated medicine, I think, in my personal opinion, अगर even in the next 10 years, वो अगर ये होता है कि जिसमें कि rather than sort of being at constant loggerheads, अगर डिफरेंट डिसिप्लिन्स के प्रैक्टिशनर्स एक दूसरे से एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, कोहिजन में काम करे, कि यू हैव अ पर्टिकुलर कंडीशन, इंटर डिपार्टमेंटल हम वो कैसे करते हैं? आप पर्टिकुलर इसमें जाओगे हॉस्पिटल में, आप एक जनरल ओपीडी में चेकअप करवाओगे, वो बोलेंगे नहीं अभी ये डिपार्टमेंट में हमने रेफरेंस दिया है, आप वो सर्जन को जाके दिखाइए, सर्जन बोलेगा नहीं दिस इज मोर अबाउट यूरोलॉजी, आप यूरो सर्जन को दिखाइए। सो वो शेयर करने के लिए वी आर सॉर्ट ऑफ टॉलरेंट, बट देन अगर इफ अ पर्टिकुलर पर्सन हैज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड तो नो डाउट अगर उनको एक्यूट सिम्टम्स है तो उनको पेन किलर्स देना, सिम्टोमेटिक रिलीफ देना। इफ देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी तो स्टेरॉइड्स दे करके, देयर इज नो अदर मोडालिटी। इमरजेंसी सर्विसेज में इंटेंसिविस्ट जो है, तो वो इंटेंसिव केयर में ये जो कुछ मॉडलिटीज है उसके अलावा हमें कुछ वो नहीं है उसमें। वी कैन नॉट, अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कैंसर देन यू हैव टू गो फॉर एग्रेसिव radiotherapy, chemotherapy, then you cannot experiment on the basis of other things.
बट देर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिसमें कि देर आर मतलब विदाउट साइड इफेक्ट साइंटिफिकली प्रूवन डेटा बैक्ड sort of जी सर। alternatives which are available. So I guess we should always provide an option to our patients. We should not be that rigid. तो इंटीग्रेटेड हेल्थ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए सरकार ने प्रयास किया था. देन देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी एंड फ्लैक एंड कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट के लोगों ने भी रूमर्स फैला के काफी भ्रमित करने की भी कोशिश की थी. Then I guess it has taken a back seat, but I guess in the next 10 years we'll be seeing a lot of sort of focus on it. इसके अलावा मेडिकल या इन जनरल हम बात करें तो एमसीआई एक्ट वाज अ प्री इंडिपेंडेंस एरा एक्ट. उसके बाद कभी इवॉल्व नहीं हुआ था जो ब्रिटिशर्स लॉ बना के गए थे. इट वाज अ वेरी सेंट्रलाइज्ड sort of there was complete consolidation of power कि एक ही बॉडी सब चीजों में ध्यान देगा. तो उसकी वजह से उसका एलिजेड मिसयूज भी होता था. नाउ वी हैव कम अप विथ एन एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसमें देर आर 4 सेपरेट विंग्स कि यूजी एजुकेशन के रिलेटेड करिकुलम के लिए अदर लाइक देर इज अ डिफरेंट विंग, पीजी एजुकेशन के लिए अलग है, मेडिकल रजिस्ट्रेशन का अलग देखेंगे, एथिक्स रिलेटेड अदर है. सो दैट there is no conflict of interest, and since there is no consolidation of power, then discretionary powers reduce होके instances of dishonesty भी कम हो जाते हैं. तो आई गेस वी आर ऑन द राइट ट्रैक. समाज शिक्षा की भी जरूरत है यस और सर। जो भ्रम किया जाता है तो अवेयरनेस फैला करके जो मिसकंसेप्शन है उनको दूर करने की भी जरूरत है. यस, थैंक यू जहांगीर सर, आपने हमारे सभी स्टूडेंट को अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में